नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। लखनऊ आचार्य विजय वर्मा से उनके ज्योतिष केंद्र पर मुलाकात हुई और जिसमें उन्होंने शनि की 7.5 और शनि के दुष्प्रभाव के बारे में बताया और सभी राशियों के बारे में भी जानकारी दी है। मीडिया में बहुत सी चीजें चल रही हैं, शनि को लेके, शनि की 7.5 ढैया और एक प्रकार से शनि का जो हवा है वो बनाया जा रहा है। इसी वजह से आपके चैनल के माध्यम से मैं शनि के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूं और शनि की सभी राशियों के बारे में भी बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि शनि न्याय के कारक हैं, कर्मों के देवता हैं, लेकिन शनि कर्म तो वो करेंगे जो गुरु ज्ञान देंगे। मतलब कि खाली शनि को देखने से किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शनि को नहीं समझा जा सकता जब तक उसके जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन को नहीं देखा जाए। ये हमारा अपना मानना है। शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च को हुआ है। 29 मार्च शनिवार को जो राशि परिवर्तन हुआ है वो बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छा रहा है। उसका कारण ये है कि शनिवार का दिन, शनि अमावस्या का दिन, 29 मार्च का दिन और साथ में शनि का नक्षत्र भी, ये अपने आप में ही एक बहुत दुर्लभ संयोग है। जैसा कि हम सबको ये मालूम है कि अब की बार हमारे नव वर्ष में राजा जो है और मंत्री दोनों ही सूर्य देव हैं। शनि को सूर्य का पुत्र कहा जाता है, इसलिए शनि की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारे अपने विचार से दिन का राजा सूर्य और रात्रि का राजा, शाम का राजा शनि। तो शनि का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शनि 12 राशियों में से करीब करीब 7 राशियों पे इफेक्ट डालते हैं। मतलब कि इतना पावरफुल और स्ट्रांग ग्रह है कि 12 टोटल राशियां होती हैं और उनमें से 7 राशियों में इनका प्रभाव होता है। 3 राशियों में इनकी शनि की 7.5 होती है और 2 राशियों में शनि की ढैया चलती है। बाकी जो 2 राशियां हैं उन पे इनकी दृष्टि काम करती है, जो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि है। तो इस वजह से हमें ये देखना होगा कि शनि को समझने के लिए शनि के नेचर को समझना होगा। और हमें लगता है शनि आपको प्रोसेस में जीने की सही आदत को डालता है। हम आज चर्चा करेंगे कि शनि का सभी राशियों पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज की संभावना व्यक्त की जा सकती है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मकर राशि पे शनि की 7.5 खत्म हो रही है। मेष राशि पे शनि की 7.5 शुरू हो रही है। तो अब शनि की जो 7.5 है वो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पे रहेगी और शनि की जो ढैया है वो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे खत्म होकर और अब सिंह राशि और धनु राशि पे शनि की ढैया भी चलेगी। शनि की 7.5 या शनि की ढैया से किसी भी हालत में डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं पूरी तरीके से डंके की चोट पर कह सकता हूँ। उसका कारण क्या है कि शनि आपको फिल्टर करता है, शनि आपको प्रोसेस में लाता है, शनि आपसे मेहनत कराता है, शनि आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो शनि का ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से बहुत कुछ अच्छा और अद्भुत कराएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनि देव न्याय करते हैं और शनि के बारे में जो दुनिया भर की भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूरी तरीके से गलत है। जैसे कई लोगों का ख्याल है कि शनिवार को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, शनिवार को तेल का नहीं करना चाहिए। इसका कहीं पे भी कोई ऑथेंटिक बात नहीं कह पाता कि शनिवार को शनि देव के लिए काला कपड़ा क्यों नहीं पहनना चाहिए। उसका कारण है कि शनि हमारे सांस का कारक है, शनि काला रंग का कारक है। काले रंग के बिना क्या बन सकता है, बिना काला के कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो एक प्रकार से हमारे हड्डियों का कारक शनि, हमारे बालों का कारक शनि। तो हम शनि को अगर देखेंगे तो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया से लेकर हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को शनि ही ऐसा लगता है कि चलाते हैं और उनकी ग्रेविटी का ही असर है जो हम पर पड़ती है।
तो हम शुरू करते हैं शनि की सभी राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये आप समझ जाएं कि मकर राशि से शनि की 7.5 खत्म हुई और कुंभ, मीन और मेष राशि पे शनि की 7.5 चालू है। मेष राशि पे शनि की 7.5 चालू है। उधर ढैया खत्म हुई कर्क राशि की और वृश्चिक राशि की। अब ढैया जो चालू होगी वो धनु राशि और सिंह राशि की चालू होगी। इसी के साथ मैं सभी राशियों के बारे में आप लोगों से चर्चा करता हूँ। परिवर्तन का जो मेन एक प्रकार से राशियों पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, जिनकी शनि की ढैया चल रही है, उनके लिए ये आज का जो बातचीत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे, क्योंकि मेष राशि की शनि की 7.5 चालू हुई है। तो हम एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि स्वयं और परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में थोड़ा सा कंपटीशन होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से चलेंगे तो ये कंपटीशन आपको निश्चित रूप से लाभ दे सकता है। प्रयास ज्यादा करने होंगे, मेहनत ज्यादा करनी होगी। एक प्रकार से शनि देव थोड़ा सा रगड़ते हैं आपको, जैसा कि हमने कहा कि शनि प्रोसेस हो जाते हैं, तो शनि देव मेष राशि वालों को मेहनत कराएंगे। थोड़ा सा कोशिश करें कि स्वास्थ्य अपना और परिवार का पूरी तरीके से ख्याल रखें, खाने पीने के सिस्टम को थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि 16 मई से देवगुरु बृहस्पति भी ट्रांसफर हो रहे हैं मिथुन राशि पे। अब हम बात करते हैं वृष राशि पे। वृष राशि पे शनि की 7.5 या शनि की आपके मीन राशि पे ट्रांसफर होने का जो फर्क है वो सभी मामलों में लाभकारी परिवर्तन दे सकता है। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। निर्माण संबंधी कार्यों पर खर्च बढ़ेगा, तो पैसा आएगा इसलिए खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी और बड़ी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इसलिए वृष राशि के लिए तो ये बहुत अच्छा है। हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और संघर्षों के बाद की जो सफलता है वो निश्चित रूप से लाभकारी होगी। चल अचल संपत्ति की खरीदारी हो सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। निवास या कार्यस्थल में परिवर्तन होने की संभावना है, लेकिन अच्छे के लिए होना है, बुरे के लिए नहीं होना है। मतलब जहां पे आप रह रहे हो उससे अच्छा मकान ले सकते हो, खरीद सकते हो, और मेरे को लगता है कि ये आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए भी अच्छा है। कर्क राशि की अगर हम बात करें, कर्क राशि में ढैया का अंत हुआ है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही थी, तो शनि की ढैया का अंत हुआ है। आमदनी के नए अवसर बनेंगे, नए नए रास्ते मिलेंगे। विवादित मामलों को निपटाएंगे, जो भी पिछले काफी समय से विवादित मामले थे उन्हें ठीक करेंगे, ठीक होंगे। कार्य क्षेत्र में लाभकारी परिवर्तन होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और साथ में अपनों का भी साथ अच्छा मिलेगा। जल तत्व की राशि है कर्क, इस वजह से ये लोग इमोशनल भी थोड़े से होते हैं और इमोशन इनके ऊपर हावी हो जाता है। हमें लगता है टारगेट पे अगर फोकस करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की शनि की ढैया शुरू होगी। शनि की ढैया शुरू होगी, इसका मतलब है कि किसी भी तरीके से डरने की जरूरत तो नहीं है। उसका कारण है कि स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान को प्रभावित करने वाली स्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन अगर पेशेंस रखेंगे, इरिटेट नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो उन सब परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ में विरोधियों का जो है वो थोड़ा सा वृद्धि हो सकती है, लेकिन शनि क्योंकि आपके अष्टम भाव में होंगे, इसलिए हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए शनि अष्टम में आएंगे और ये विपरीत राज्यों का निर्माण भी करेंगे। तो इसलिए अगर शत्रुओं में वृद्धि होगी तो उसका निपटारा भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। हम बात करते हैं कन्या राशि की। कार्य क्षेत्र में व्यापार में तरक्की होगी, नए नए अवसर मिलेंगे। चल अचल संपत्ति के खरीदने के बहुत अच्छे योग हैं। हमें लगता है कि कन्या राशि वालों के लिए भी एक अच्छा समय है।
जहां पर कुछ नई गाड़ी घोड़ा ले सकते हैं, संपत्ति पे पैसा खर्च कर सकते हैं। हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के कार्य क्षेत्र में बहुत विस्तार होगा। तुला राशि के लिए शनि बहुत इफेक्टिव प्लैनेट माने जाते हैं और तुला राशि के कार्य क्षेत्र में जबरदस्त इनका विस्तार देखने को मिलेगा। कार्यस्थल में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, पुरानी समस्याओं का और स्वास्थ्य का समाधान भी होगा। ऋण की लेनदारी और देनदारी बढ़ सकती है, इसलिए फाइनेंस का थोड़ा सा ख्याल रखें और विवादित कार्यों में जो विवादित बातें थी या जो भी इस तरह की चीजें थी, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की भी शनि की ढैया खत्म हुई है, इसलिए मेंटली वो बहुत थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। साथ में शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य में एकदम से रफ्तार बढ़ेगी, कार्य में व्यवस्था बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अपने गुस्से पे इनको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना होगा। धनु राशि में शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। धनु राशि में शनि की जो ढैया है, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और सबसे बड़ी बात है कि ढैया तो शुरू हो रही है, लेकिन मेरी जो अपनी कैलकुलेशन है कि 16 मई से देवगुरु बृहस्पति भी धनु राशि के 7वें भाव में आ रहे हैं, जो अपनी ही लग्न को देखेंगे। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर सदस्यों के कार्य परिवर्तन हो सकते हैं, कार्यस्थल में परिवर्तन हो सकते हैं, परिवार के सदस्य और खुद में बदलाव की स्थिति आ सकती है और थोड़ा सा प्रयास बढ़ाना होगा। तो भाग्य निश्चित रूप से इनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी धनु राशि के लग्न के ऊपर होगी। तो धनु राशि के लिए ढैया जरूर है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद है। थोड़ा सा बस अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना है और कोशिश करना है कि घर में कार्य की स्थितियों पे जहाँ कार्य करते हैं वहां पर थोड़ा सा शांति बना के रखें, गुस्से से काम नहीं करें। मकर राशि की अगर हम बात करें, मकर राशि तो स्वयं शनिदेव की अपनी राशि है और मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के खत्म होना। लखनऊ में 6,500 करोड़ की लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंतनगर आवासीय योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। अनंतनगर योजना से जुड़े हुए लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 20 वर्ष उपरांत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नई आवासीय योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं पूरे लखनऊ वासियों को और आने वाले समय में उन सभी महानुभावों को जो इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं, उन सभी को मैं हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से इस बड़ी आवासीय स्कीम को लाने में सफलता प्राप्त की है और वह भी लखनऊ में जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजदीक हो, एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड इससे जुड़ती हुई हो, एक इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग के तहत वहां पर एजुकेशन के एक हब के रूप में स्थापित करने के लिए भी 100 एकड़ से अधिक भूमि आरक्षित की गई हो और हर एक तबके के लिए वहां पर हाईराइज आवासीय सुविधा के साथ साथ खाली प्लॉट भी उपलब्ध करवाने देने की व्यवस्था वहां पर की गई हो, एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। लोगों को
अच्छे आवासीय सुविधा प्राप्त हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो, यह डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में इस दिशा में देश के अंदर बड़े कदम बढ़ाए हैं। आवासीय क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को ला करके इसे अत्याधुनिक स्वरूप देने के साथ साथ समय से पूर्व उपलब्ध कराना और सस्ते आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना, यह आज की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता के अनुरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। नई टेक्नोलॉजी में आज दुनिया बदल चुकी है। जो आवास बनाने में पहले हमें एक हाई राइज बिल्डिंग को बनाने में 5 वर्ष 10 वर्ष तक का समय लगता था, आज कुछ ही महीनों में उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है और लोगों को बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। अभी 2 वर्ष पहले लखनऊ में लाइट हाउस का एक अच्छा प्रोजेक्ट नगर निगम ने लखनऊ में लागू किया। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित यह योजना थी। कोविड कालखंड के दौरान भी योजना का कार्य बंद नहीं हुआ, निरंतर आगे बढ़ता रहा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अनंत नगर योजना भी इसी प्रकार से नई तकनीक से युक्त हो, लोगों को अच्छा लेकिन सस्ता आवासीय सुविधा प्राप्त हो, एक हरा भरा आध्यात्मिक वातावरण लोगों को वहां प्राप्त हो और एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, ये शासन की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता के आधार पर यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। अगर यहां पे हम लोगों ने समाज के हाई इनकम ग्रुप के लिए आवासीय सुविधा दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के लिए दे रहे हैं, तो अत्यंत कम आय वर्ग के उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो सकते हो, उन्हें भी आवासीय सुविधा के लिए यहां पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन सुविधा वहां प्राप्त हो। एक ही कैंपस में एक इंटीग्रेटेड आवासीय परिसर में इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो, यह इस अनंत नगर योजना के अंतर्गत किया गया है। और जैसे कि यहां पे बताया गया है कि इस योजना में अभी लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में यह आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है। 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा इसमें मिलेगी, जिसमें 10,000 फ्लैट का निर्माण 60 प्लॉट्स में करने का प्रावधान किया गया है। ईडब्ल्यूएस एलआईजी श्रेणी के 5,000 भवनों में 25,000 से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 3,000 आवास निर्माण की सुविधा यहां उपलब्ध करवाई गई है और 100 एकड़ में एडुटेक सिटी का भी विकास करना इसमें प्रस्तावित किया गया है। 4,000 आवासीय भूखंडों में 20,000 लोगों को आवासीय सुविधा और 130 एकड़ भूमि में पार्क का विकास भी यहां पर इस आवासीय स्कीम में प्रस्तावित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी देर में स्कीम आई है, उतनी जल्दी लोगों के बीच में अनंत नगर योजना वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर आज लॉन्च की जा रही है। पीएम मोदी की थाईलैंड यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने विशेष ब्रीफिंग दी है। उन्होंने इस ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। Thailand and the Minister of Transport
There was also a large gathering of the Indian community that welcomed him at the airport, and at the hotel as well there were members of the Indian community to give him a warm and very special welcome. You would perhaps have seen already that his first engagement on arrival at the hotel was to witness a performance of Ramakien, the traditional Thai Ramayana, which he enjoyed very much and which is a symbol once again of the civilizational ties between our two countries. Yesterday in the afternoon, Prime Minister had a bilateral meeting with the Prime Minister of Thailand, Her Excellency Paetongtarn Shinawatra, at Government House. The two leaders decided to elevate ties between India and Thailand to the level of a strategic partnership and witness the exchange of 6 memoranda of understanding in the fields of strategic partnership, digital domain, handicrafts and handlooms, MSMEs, and maritime heritage. As a special gesture, the Thai government marked the visit of the Prime Minister by the release of a postage stamp depicting Ramayana murals from the 18th century. And in yet another special gesture, symbolic of the shared Buddhist heritage between our two countries, Prime Minister Shinawatra presented to the Prime Minister a set of holy scriptures, the World Tripitaka series in Pali that has been brought out by the Thai government as a special commemorative publication. Earlier today, the Prime Minister, together with other leaders from the region, attended the 6th BIMSTEC Summit. He called upon the leaders to look to contribute towards expanding the agenda and the capacity of BIMSTEC for the progress and prosperity of the people of the region. He announced a 21-point action plan to add new vibrancy and vigor to BIMSTEC. These announcements have already been posted on the Ministry of External Affairs website. Now, on the sidelines of the summit, the Prime Minister also held a few bilateral meetings, and I'll take this opportunity to brief you on 2 of the meetings that have been held thus far. The Prime Minister's first meeting was with Senior General Min Aung Hlaing, Chairman of the State Administration Council of Myanmar. The Prime Minister offered condolences at the loss of life and the damage caused by the recent earthquake in Myanmar. The two sides exchanged views on India's ongoing efforts under Operation Brahma to provide humanitarian aid, disaster relief, and medical assistance to Myanmar. As you are aware, we've mounted a very large operation in this regard, and nearly 250 Indian personnel are on the ground in the form of a field hospital as well as search and rescue teams, aiding the efforts of Myanmar authorities to look for survivors and to bring succor and relief to those in need. Prime Minister conveyed to the Senior General that as the first responder, India stands with Myanmar in this hour of need and is ready to deploy more material assistance as might be needed. The Prime Minister also underlined the importance of early restoration of the democratic process in Myanmar, including through credible and inclusive elections, and that India would support all efforts, as it has in the past, at fostering trust and advancing a Myanmar-owned and Myanmar-led transition towards a peaceful, stable, and democratic future. The Prime Minister also appreciated the support that Myanmar has extended for the rescue and repatriation, including very recently, of Indian nationals from cyber scam centers operating on the borders between Myanmar and Thailand. And both leaders also agreed on the importance of cooperating on matters such as activities of insurgent groups along the borders, transnational crimes,
and human trafficking also along the India-Myanmar border. Subsequently, the Prime Minister also met today with Professor Muhammad Yunus, the Chief Advisor of the interim government of Bangladesh. Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. And in this spirit, he once again underlined to Professor Yunus India's desire to forge a positive and constructive relationship with Bangladesh based on a spirit of pragmatism. Prime Minister also urged in this regard that any rhetoric that vitiates the environment is best avoided. On the border, strict enforcement of the law and the prevention of illegal border crossings, especially at night, is necessary for maintaining border security and stability. There are a number of bilateral mechanisms between the two countries, and these mechanisms could meet as appropriate to review and take forward our ties. Prime Minister also underlined India's concerns related. चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला